हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूजीसी नेट अगस्त 2024 इकोनॉमिक्स के पेपर को हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर रहे थे। पार्ट 4 है आज का। पार्ट ऑलरेडी 1 में, 2 में, 3 में हमने 54 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। तो आज हम लोग करेंगे टोटल 26 क्वेश्चंस, और ये 26 क्वेश्चंस जो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस से होंगे 6 क्वेश्चंस, और उसके बाद इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से होंगे 10 क्वेश्चंस, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 26 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। और यूजीसी नेट की जो मॉक टेस्ट सीरीज है हमारी, वो मोस्ट प्रोबेबली 20 से 22 के बीच में हम लोग उसको नेक्स्ट वीक लॉन्च करेंगे। ठीक है, और विलिंग जो स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा यूजफुल रहता है फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें पेपर 2 इकोनॉमिक्स की, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके ही वो क्वेश्चन पेपर बनता है। और क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन न्यू मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको एनालिटिकल, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना, वैसे ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे हैं पब्लिक फाइनेंस के। तो इसमें ज्यादातर ना पब्लिक फाइनेंस के इस बार ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बने, ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड थे। फटाफट से देखते हैं, ज्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे। सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने वाली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी और कुछ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से भी। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, हाँ जी, हर बार बोलते हैं कि जब भी 15th फाइनेंस कमीशन है, इसको आप इस फाइनेंस कमीशन को हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका ये डिवोल्यूशन जो है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कितना परसेंट किसे अलोकेट है। अब देखो इनकम, अगर इंस्टेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा शेयर इसी का है, 45% अप्रोक्स। ठीक, फिर एरिया में आ जाता है अप्रोक्स 15% शेयर इसका आ जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखोगे ना आप, 12.5% तक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। और इसके बाद जो फॉरेस्ट्री कवर करता है अप्रोक्स 10%, और सबसे कम करता है टैक्स एफर्ट्स एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर फिजिकल पॉलिसी जो है, टैक्स एफर्ट्स या फिजिकल जो भी है, 2.5 तक इसका कंस्टिट्यूट करता है। मतलब फिजिकल पॉलिसी वही गवर्नमेंट की पॉलिसी, या फिर आप टैक्सेस से रिलेटेड कह लो, टैक्स एफर्ट्स। तो ये बनता है पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। पहले भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ना ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम शेयर देखेंगे, तो सबसे पहले 45% शेयर सबसे ज्यादा है। इसका आप लोग क्या करना, नेक्स्ट टाइम के लिए भी इसको प्रिपेयर कर लेना। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। इसको बोला हुआ है कि जो स्टार्टिंग से फ्रॉम हाईएस्ट, हाईएस्ट को ऊपर रखिए। तो सबसे पहले देखो इनकम है 45, फिर एरिया है 15%, उसके बाद डेमोग्राफी 12.5। तो ये सीक्वेंस ही चल रहा है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा एफर्ट्स आपको इसमें नहीं लगाने। हाँ, इसको आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखो एन के सिंह चेयरमैन है। अभी 17th, आज का जो 16th फाइनेंस कमीशन, उसके हेड भी ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि 15th फाइनेंस कमीशन का भी ये पूछ चुका है अभी तक। 16 फाइनेंस कमीशन की कुछ अगर बातें आगे आएंगी, वो भी एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए एक बार कमेंट करिएगा 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है आई थिंक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ये मेन है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलोकेशंस बिटवीन स्टेट्स। चलिए एक और क्वेश्चन है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस को अरेंज करना है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सीखने के पर्पज से आए हैं हम लोग, तो डायरेक्टली इनके जो आंसर्स हैं उस पर चलते हैं। तो हमें डायरेक्टली बहुत सारी चीजें यहीं से पता लग जाएंगी। अब वो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 2013, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 2004, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स 2005। हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ चुका है इंडिविजुअल। ठीक है, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रीवियस ईयर के चेक करना, यूजीसी नेट के एग्जाम पेपर। आगे चेक करो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मेट 1988, और उसके बाद एंजल टैक्स 2012। ठीक है, एंजल ब्रोकिंग जो स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे जो इम्पोज होता है, एंजल टैक्स 2012। तो हमारे पास सीक्वेंस अगर हम सेट करें, इसमें हमें स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना है। अर्लीस्ट ओल्डेस्ट है इसमें 1988, दैट मीन्स डी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गई हमारे पास 2004, दैट मीन्स बी। एंड 2004 के बाद हमारे पास है 2005, ठीक है, दैट इज सी। उसके बाद हमारे पास है डी, दैट इज ई। और उसके बाद हमारे पास है ए। ठीक है, डी बी सी ई ए, डी बी सी ई ए। तो थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, सो मेन हमारा मेन मोटिव क्या है, इन सबको सीखना।
अगर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता भी है ना तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम पीडीएफ 100 क्वेश्चन करने के बाद अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कह रहा है इन द लीकेज इंजेक्शन अप्रोच इनकम डिटर्मिनेशन एंड इंक्रीज इन लंप सम टैक्सेस सेट्रिस पेरिबस शिफ्ट। सेट्रिस पेरिबस होता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। जो भी हमारा लीकेज इंजेक्शन अप्रोच है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी देखा होगा। देखो एक होता है फर्स्ट वन टू सेक्टर इकोनॉमी, है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी। अब जब भी हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें एक तो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। एक बात याद रखिएगा, एक है हमारा लीकेज, दैट इज लीकेज, और दूसरा है हमारा इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन क्या काम करेगा, इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा, लीकेज पीछे लेके जाएगा। तो हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है जो सेविंग करता है, और दूसरा हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट करता है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी एस इक्वल टू आई हो गया। फिर आता है एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की एंट्री होती है। तो लीकेज में सेविंग प्लस, सेविंग तो हाउस होल्ड का हो गया, प्लस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होगा तो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगा, ठीक है, तो टैक्स भी आ गया। प्लस इधर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है प्राइवेट सेक्टर, प्लस गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप कि समझ आ रही होगी बात थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। फिर एंट्री होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी की। अब फोर सेक्टर इकोनॉमी में देखो एक तो सेविंग है, प्लस टैक्स है, प्लस इंपोर्ट आ जाएगा जो लीकेज का काम करेगा। तो ये तीनों ही चीजें काम करेंगी लीकेज का। हाँ जी, तो इंजेक्शन का काम कौन करेगा, इंजेक्शन का काम करेगा ये। जब इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हो गया, और इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट हो गया, ये इकोनॉमी को बूस्ट करेंगी आगे, ठीक है, ये इंजेक्शन का काम करेंगे, और ये हमारे पास लीकेज का काम करेंगी। तो जब ये इक्वेशन बराबर होगी तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जैसे लमसम टैक्सेस इंपोज करेंगे, तो लमसम टैक्सेस जैसे हम इंपोज करेंगे तो टैक्सेस वाला पोर्शन कौन सा है, ये लमसम टैक्सेस जितने भी आप इंपोज करोगे, टैक्सेस इंपोज होने से जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, इनकम आफ्टर टैक्स, वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये कम होगा डिस्पोजेबल इनकम, तो हमारी सेविंग का लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आप करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, सेविंग प्लस टैक्स लाइन टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ये सही है। बाकी आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज या अपवर्ड या फिर बैकवर्ड है, वो इसका पार्ट है ये, ठीक है, लीकेज दैट इज इंजेक्शन का पार्ट। जो एप्रोप्रिएट आंसर है, देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज भी नहीं होगा क्योंकि हमारी सेविंग, ठीक है, यहाँ हम लोग डिस्पोजेबल इनकम हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा एप्रोप्रिएट जो आंसर निकला दैट इज थर्ड, द सेविंग प्लस टैक्स लाइन टू द शिफ्ट लेफ्ट या लेफ्टवर्ड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर से एक क्रोनोलॉजी आ गई। अब क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बने हैं। एक पीडीएफ आप उठा लीजिए, पिछले हमने क्रोनोलॉजिकल थ्योरीज, क्रोनोलॉजिकल कमिटीज, क्रोनोलॉजिकल बैंकिंग सिस्टम सब किया हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल मिल जाएगा वहीं पे। आगे बढ़ते हैं। देखो आईआरडीए, अब आईआरडीए एक्ट जो आया था 1999 में आया था। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंट्रोड्यूस्ड इन बैंकिंग सेक्टर, इसको डायरेक्ट नहीं पूछा, अब इसको डायरेक्टली पूछ लिया। बैंकिंग सेक्टर में जो ये मनी का इंक्लूजन हुआ ना बैंकिंग का, आपका ये बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन अगस्त 28 अगस्त 2014, ठीक है, जन धन योजना उसकी बात कर रहा है ये। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मर्ज विद यूटीआई, तो इसका डेट है 2001, ठीक है। 364 डेज ट्रेजरी बिल, पहले 182 ट्रेजरी बिल था, अब इसको 1992 में मर्ज कर दिया, तो 1992 में 364 डे ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बन चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एफआरबीएम 2003, प्रीवियस ईयर से एफआरबीएम के टारगेट्स पूछे गए हैं। फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट कितना है एज पर एफआरबीएम। हालांकि ये 2020-21 तक ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए तो सीक्वेंस सेट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ गया ओल्डेस्ट में, दैट इज 1992, सबसे ओल्डेस्ट है डी। फिर उसके बाद है 1998, ठीक, तो डी ए हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होता नजर आ रहा है,
ठीक है। और लास्ट में इसके जो लेटेस्ट है वो कौन सी है, 2014, मतलब बी, तो बी है, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए, तो जितने भी ये हमारे बैंकिंग सेक्टर में या फिर कमिटीज हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चन, हालांकि जिसने डिटेल स्टडी की थी ना, उसका वो इसका आंसर इजीली दे पाया होगा। इसमें पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट आइटम्स ग्रांट इन एड्स इन द स्टेट असाइंड द 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन से ही दो क्वेश्चन पूछ लिए। ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट जो बजट अलोकेशन, या बजट नहीं, हाईएस्ट जो फाइनेंस का या फिर स्टेट को ग्रांट्स असाइन हुई, ग्रांट्स इन एड। अब ये क्वेश्चन ने पूछ चुका है, ठीक है, ग्रांट्स इन एड किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, बजट के। एक तो 275 वाले ये आर्टिकल में आता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बजट किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, ये भी पूछ चुका है पिछली बार। ठीक है, आर्टिकल 280। तो ये यहाँ से 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ग्रांट्स इन एड कौन से तहत प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंस कमीशन किस, दैट इज फाइनेंस कमीशन किस एक्ट के तहत, ठीक है, या फिर आर्टिकल के तहत इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा था मैं, 280 अकॉर्डिंग, दैट इज फाइनेंस कमीशन सेटअप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। ठीक है, इसको अगर कुछ और भी रिलेटेड बातें आपको याद है तो जरूर कमेंट करिएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। आगे बढ़िए। तो इसमें ज्यादातर जो सीधा सबसे लार्जेस्ट अलोकेशन हुआ है वो है लोकल बॉडीज ग्रांट्स को। ठीक है, थर्ड को। चलिए, तो यहाँ पे देखो, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स 4,36,000 जो सबसे हाईएस्ट है। और उसके बाद आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से और भी चीजें डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो ग्रांट्स थी लोकल, दैट इज ग्रांट टू लोकल बॉडीज, कितना पूरा, 4,36,00,000 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है पब्लिक फाइनेंस का। हालांकि एक्सटर्नैलिटी का जो क्वेश्चन है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कवर करता है, पब्लिक गुड्स वाला क्वेश्चन, एक्सटर्नैलिटी वाला क्वेश्चन। देखो, पब्लिक गुड इज अ नॉन एक्सक्लूसिव, पहले भी किया था ये क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है एक, है ना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आते ही है। अब देखो, पब्लिक गुड्स कह रहे हैं नॉन एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल ठीक है, नॉन एक्सक्लूसिव, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते यूज करने के लिए। और नॉन राइवल होता है कि आपके यूज होने से कि दूसरे के लिए रिसोर्स खत्म नहीं होने वाले, जैसे वाटर, एयर वगैरह, सनलाइट। तो ये तो करेक्ट है, ए नॉन एक्सक्लूडेबल है। पब्लिक गुड्स इज अ नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस, देखो जो डिफेंस है वो भी पब्लिक गुड्स ही है। ठीक है, सब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटी सब ले रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पब्लिक गुड्स इज अ राइवल। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल है, ठीक है, राइवल नहीं है। नेक्स्ट, राइवल होता है कि अगर आप यूज कर रहे हो तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू द पीपल एट नॉन जीरो मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी, पब्लिक गुड्स के केस में मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉन जीरो, ठीक है, जो गलत है। नेक्स्ट, पब्लिक गुड्स क्रिएट्स इनएफिशिएंसी इन दी कंजप्शन। अब इसमें लिखा है पब्लिक गुड्स जो है ना, इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है कंजप्शन में। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें पब्लिक गुड्स हमेशा ही मार्केट को इनएफिशिएंसी, मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट करता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है लगभग, बट लेकिन आंसर दिया हुआ है यूजीसी ने ए एंड बी ओनली। बल्कि अगर पब्लिक गुड्स देखेंगे तो पब्लिक गुड्स क्या करता है, इनएफिशिएंसी ही क्रिएट करता है, जिसके कारण मार्केट फेल हो जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आई होप कि कंजप्शन की जगह प्रोडक्शन होता या कुछ और होता तो यूजीसी शायद इसको ठीक कर देता। ठीक, बट ये वाला जो ऑप्शन है ये भी अप्रोप्रिएट है अपने आप में ही। ठीक है, क्योंकि पब्लिक गुड्स से मार्केट फेल होते हैं या इनएफिशिएंसी आता है। लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग ए एंड बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ई कहीं पे नहीं है वैसे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, पब्लिक गुड्स कैन क्रिएट इनएफिशिएंसी इन कंजप्शन ड्यू टू मार्केट फेलियर। चलिए अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। हाँ जी, 10 क्वेश्चन है, फटाफट से इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछ लिया, अब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एरिया तो छोटा था, बट यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछ लिए, इतने उम्मीद नहीं थी। हर बार क्वेश्चन पूछता था 2 या 3। हाँ जी, इस बार कितने पूछ लिए, 10 क्वेश्चन। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो। नंबर 1 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन थ्योरी, ऑप्शन वैल्यू, एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन वैल्यू, फ्यूचर यूज वैल्यू, बीक्वेस्ट वैल्यू, विकेरियस वैल्यू, इन सब का मतलब लगभग लगभग सेम है। ऑप्शन वैल्यू क्या कहता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेस को
हम लोग अपने रिसोर्स को फ्यूचर के लिए रिजर्व या प्रिजर्व करके रखें, है ना, अपने रिसोर्स इन्वायरमेंट के फ्यूचर के लिए संभाल के रखें, तो फ्यूचर यूज वैल्यू ये भी सही है। प्लस बीक्वेस्ट वैल्यू, बीक्वेस्ट का मतलब होता है हिंदी में इसको विरासत बोलते हैं, तो विरासत मतलब हमने आज अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्स बचा के रखे हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो इसको हम बीक्वेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, प्लस हो गया। नेक्स्ट है विकेरियस वैल्यू। विकेरियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग जानते हैं इसको हम यूज नहीं करेंगे नेचुरल रिसोर्स, ये कोई और नेचुरल रिसोर्स यूज करेगा, ठीक है, हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, हम भी यूज कर रहे हैं और दूसरे भी यूज करेंगे, लेकिन इसका विकेरियस वैल्यू का मतलब ये है हम लोग जानते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसको यूज करने वाली है, या फिर अदर पीपल ऑल्सो में यूज इट इन फ्यूचर, तो इन ऑप्शन वैल्यू में ना तीनों ही इंक्लूड होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एडवर्स सिलेक्शन लीड टू मार्केट फेलियर। देखो एडवर्स सिलेक्शन हो गया, इसमें एक पार्टी के पास नॉलेज तो है, दूसरे के पास कम है, ठीक, दूसरे मॉरल हैजार्ड है, ठीक है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इन सब से मार्केट फेल होता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे भी चलते हैं, खैर ये फिर गलत कट गया, है ना, और बी अगर ठीक है तो ये भी हट गया। नेक्स्ट, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक टर्म्स आता है, टर्म क्या आता है, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, क्या वो वैल्यूएशन मेथड, ठीक है, आपका ये सीबीएम मेथड जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पार्ट है, ये बिल्कुल है, जब हम करेंगे ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो सीबीएम मेथड आता है। सीबीएम मेथड हमें क्या करता है कि जितना हम पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम विलिंगनेस टू एक्सेप्ट या विलिंगनेस टू पे के लिए तैयार रहेंगे। हमने अगर 100 रुपए तक का पोल्यूशन किया है तो हमारी विलिंग टू पे भी उतनी होनी चाहिए कि उसको हम कंपनसेट कर पाए, ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ही आता है ये, बट यूजीसी ने इसको नहीं माना, ठीक है, आंसर में नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक गुड्स एंड कॉमन गुड्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। पब्लिक गुड्स और कॉमन गुड्स क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, आइए देखते हैं। देखो पब्लिक गुड्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को मना नहीं कर सकते, दूसरा है नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब है एक के कंजप्शन से दूसरे के लिए कम नहीं होने वाला, बट कॉमन गुड्स वो होते हैं जिसमें नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक पार्क है, पार्क को यूज करने के लिए हम मना नहीं कर सकते, बट इट इज कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स वो होते हैं जो नॉन राइवल की जगह राइवल होते हैं। राइवल का मतलब क्या है कि एक अगर उसमें यूज करेगा रिसोर्स को दूसरे के लिए कम हो जाएगा, पार्क में अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो दूसरों के लिए जगह नहीं बचेगी, है ना, अगर रोड में बहुत जने चल रहे हैं तो रोड किसका एग्जाम्पल है, एक साथ ही बहुत सारे आ गए रोड पे, तो रोड दूसरे के लिए कम हो जाएगा, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन गुड्स, जो सभी के लिए किसी को मना नहीं कर सकते, बट वो राइवल हो जाते हैं। राइवल कहने का मतलब आप आप उसको अगर कोई और यूज कर रहा है तो उसको प्रॉपर आप यूज नहीं कर पाओगे, जैसे जंगल में लकड़ियां लेने गए, ठीक है, एक पार्टी ने लकड़ियां पहले ही ले ली तो आपके लिए वो क्या हुआ, कम हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़िए, तो ये भी गलत है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स इज अ क्राइटेरियन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं, जब हम पहले ही एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरनली कैलकुलेट करते हैं कि इसमें से रेट ऑफ रिटर्न्स किसी प्रोजेक्ट में कितना निकलने वाला है, कितना कॉस्ट आएगा, कितना हमारे रिटर्न मिलेंगे, हम लोग एक पहले ही कैलकुलेशन करके रखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, कि अगर प्रोजेक्ट से हमारा फायदा ज्यादा है तो बेनिफिशियल है, ठीक है वो प्रोजेक्ट, अगर उसमें कॉस्ट ज्यादा आने वाली है तो वो नॉन बेनिफिशियल है, तो ये भी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ही पार्ट है। देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसका आप कितना कॉस्ट आएगा कितना बेनिफिट होगा, ये एनालिसिस पहले ही कर देते हो, तो ई बी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है, ए बी सी और ई, बट ए बी ई हमारे पास ए बी ई, बट यूजीसी ने इसको सही नहीं माना, ठीक है, तो कहीं भी सी ऑप्शन में नहीं दिया, बट आंसर यहाँ पे ई करेक्ट है। बट जो कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड है वो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ही आता है, ठीक है, एक बार जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कि मार्केट फेलियर्स के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। देखो एक्सटर्नलिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मार्केट फेल होगा उससे। और नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये भी मार्केट फेल का कारण बनती है। और नेक्स्ट अंडर प्रोडक्शन या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ, अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स, जो अच्छे गुड्स है ना, मेरिट गुड्स एजुकेशन वगैरह, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है तब भी, या फिर जो सिन गुड्स हैं या डीमेरिट गुड्स हैं, ठीक है, इनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तब भी मार्केट फेल है।
अब्यूज मोनोपोली पावर ज्यादा है तब भी, इनकम्प्लीट मार्केट है, फिर परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेल नहीं होता। चलिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है क्योंकि उसमें फ्री राइडिंग प्रॉब्लम आएगी, मार्केट फेल हो जाएगा, प्रॉपर्टी राइट इसलिए असाइन होनी चाहिए। ठीक है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, पब्लिक बैट्स, इन सब में मार्केट फेल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही है कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, ये भी एक विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इसको दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां से इन्वायरमेंटल जितने भी कमिटीज हैं या फिर इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। देखो, फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन नॉर्वे इन 1972। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो ये नॉर्वे नहीं है, ये स्टॉकहोम है स्वीडन में। ठीक है, नॉर्वे की जगह यहाँ क्या आना था, स्वीडन आना था, तो ये सही हो जाता, तो ये गलत हो गया अभी। नेक्स्ट, ये कह रहा है इन आई इज इक्वल टू पी ए टी, एक इक्वेशन है आई इक्वल टू पी ए टी, तो आई का मतलब बताता है कि जो ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन का, ये आई जो है इंपैक्ट को शो करता है। और पी शो करता है पॉपुलेशन को, तो पॉवर्टी को ये शो नहीं करता। ठीक है, और ए शो करता है एफ्लुएंस और टी शो करता है टेक्नोलॉजी। तो यहां से क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया वैसे। नेक्स्ट, ये भी गलत हो गया। पोल्यूशन टैक्स वाज सजेस्टेड बाय पिगो, पोल्यूशन टैक्स पिगुएन टैक्स जिसको बोलते हैं, जैसे डेड वेट लॉस निकलता है ना, आगे वो भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी करेक्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना ये एस शेप का बन जाता है बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमारी फुल कैपेसिटी ऑफ अर्थ यूज होती है। एक डायग्राम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, लॉजिस्टिक कर्व एस शेप बनता है, तो ये पॉपुलेशन को ट्रेंड को ही बता रहा है। तो एक टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसा आएगा जहां बिल्कुल अपर लेवल पे वहां इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब एक डस्टबिन होता है ना, उसमें भी कैरिंग कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम जो भर जाता है वो, उसके बाद उसमें कचरा डालते रहोगे तो कचरा बाहर आ जाएगा, वैसे ही अर्थ की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल कहीं सही है। नेक्स्ट, हेडोनिक प्राइस ऑफ इन्वायरमेंट वैल्यूएशन मेथड्स यूज्ड इन इवेल्युएटिंग टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म साइट्स। अब जो हेडोनिक प्राइस मेथड है वो हाउस का वैल्यूएशन करता है, इन्वायरमेंटल गुड्स हमारे इफेक्ट करते हैं हाउस के प्राइस को। जैसे एक अच्छी साइट है, अच्छे से वहां पे ग्रीनरी है, तो घर के रेट ज्यादा होंगे, हाउस के प्राइस ज्यादा होंगे। अगर कचरा है वहां पे तो हाउस के रेट कम होंगे, है ना। तो ये यहाँ पे टूरिज्म साइट्स की जगह हाउस प्राइस होना, हाउस होना था, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास देखो सही क्या है, सी और डी। ठीक है, फोर्थ ये हमारे पास सही है। चलिए, तो ये इक्वेशन है और स्टॉकहोम स्वीडन में वो 1972। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमिटीज या फिर कॉन्फ्रेंसेस इनका देख लो। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो जुड़ा हुआ है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन रीजन इन्होंने माना था सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर और एसी से प्रोड्यूस होता है बेसिकली। फिर उसके बाद कॉप 28। अब देखो, कॉप 26 में से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, आपको याद हो 2022 का पेपर उठा के देखना, ऑलरेडी बन चुका है। ठीक, तो कॉप 28 क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करता है, तो ये हो गया क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हमारे पर रियो प्लस 20, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके 20 साल 2012 में ये समिट हुआ, इसीलिए प्लस 20 हो गया। ठीक है, रियो प्लस 20, तो ये भी जुड़ा हुआ है आपका सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया फोर्थ, और लास्ट हमारा विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड से जुड़ा हुआ है, दैट इज कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल पूछ लिया इस बार, जिसने थोड़ा डिटेल स्टडी की थी उसका इजीली आंसर आ गया होगा। सीधा हम लोग चलते हैं इनकी डेट्स के ऊपर, थ्योरीज की। चलिए, तो नंबर 1 है कोस थ्योरम। अब इसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी याद रख लीजिएगा कि कौन सी थ्योरी कब आई थी। नेक्स्ट टाइम में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, हॉटलिंग प्रिंसिपल 1931, कोस थ्योरम 1960,
नैश इक्विलिब्रियम 1950, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान 1997, और उसके बाद हमारे पास स्टैब्लिशमेंट ऑफ IUCN 1948। अब हालांकि इतना जटिल क्वेश्चन टाइप का पूछ लिया है क्योंकि कुछ डेट तो बिल्कुल नजदीक नजदीक है। अब हॉटलिंग प्रिंसिपल 1936 31 फर्स्ट है, फिर उसको 1931 के बाद 1948 दैट इज ई, और उसके बाद 1950 नैश इक्विलिब्रियम सी। तो बीईसी, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, अगर आपको एक भी पता है कि ये हॉटलिंग प्रिंसिपल फर्स्ट होगा तो उसी में ही 3 ऑप्शन दे दिए, है ना। आपको पता है कि जो डी ऑप्शन है वो सबसे लास्ट होना चाहिए था क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें भी 2 ऑप्शन दे दिए लास्ट में। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तब भी इसमें प्रैक्टिकल आपकी, ठीक है, रैशनैलिटी इसमें यूज होगी होगी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ कोस थ्योरम। अब वही से कोस थ्योरम 1931 वाली वही से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कोस थ्योरम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी अजम्पशन कर लेना, अजम्पशन इंपॉर्टेंट है इसकी कोस थ्योरम की। तो कोस थ्योरम क्या कहता है, एक्सटर्नैलिटी ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही, जैसा परफेक्ट कंपटीशन है ना वैसा ही है, प्रेजेंट इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। अब यहाँ पे होता है ना अब्सेंस ऑफ इनकम इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट है, बट यहाँ प्रेजेंस दिखाते हैं तो ये गलत है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट्स है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच थ्योरम यही कहता है कि अगर फ्री राइडिंग प्रॉब्लम से दूर होना है तो पहले ही प्रॉपर्टी असाइन कर दो कि ये तेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक नदी है, नदी में किसी बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए वैसे, जैसे एक एग्जाम्पल है रिले ओले का एक बुक में, ठीक है। तो एक साइड रिले है, एक साइड ओले, 2 पर्सन है, वो सेम नदी यूज करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, कोलिजन कर लेते हैं कि भैया ये इस साइड वाली नदी तेरी है, इस साइड नदी मेरी है, ठीक है। इसमें मछलियां तू पकड़, इसमें मैं पकड़ता हूँ। तो जब ये कॉमन थी तब उनमें लड़ाई झगड़े होते थे। अब ये सेपरेट हो गए, प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, तो सब अपने अपने ही रिसोर्सेज यूज करते हैं। चलिए सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इनकम इफेक्ट, ये नहीं है, बाकी और देख लीजिए। जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, राशनल बिहेवियर है, क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स है, और नेक्स्ट नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन नहीं है, एफिशिएंट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही है लगभग, और मार्केट पावर भी डिफरेंसेस, नो मार्केट पावर डिफरेंसेस, सो देयर आर नो डिफरेंसेस मार्केट पावर, किसी के पास कम पावर किसी के पास पावर, ऐसी भी नहीं है। फ्यू अफेक्टेड पार्टीज है, कुछ ही पार्टीज हैं, और वेल्थ इफेक्ट और इनकम इफेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन बार बार यहां से क्वेश्चन आता है एसडीजी 70, एसडीजी गोल से 17 गोल्स तो हैं। अब कई बार इंडिया की रैंकिंग पूछ लेता है, कई बार स्टेट की रैंकिंग पूछ लेता है, और कई बार अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है, लक्ष्य, ये पूछ लेता है गोल्स, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या पूछा हुआ है, गोल नंबर 7, इट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बिल्कुल सही है। गोल नंबर 10 कह रहा है क्लाइमेट एक्शन, बल्कि गोल नंबर 10, ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है गोल नंबर 13 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अब ये माना गोल नंबर 10, बल्कि वो गोल नंबर 10 है, थोड़ा इंटरचेंज कर दिया उसने, थोड़ा सा घुमा दिया। तो यहाँ पे देखो क्लाइमेट एक्शन 13 में है, क्लाइमेट एक्शन 10 में डाल दिया, और यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन की जगह रिड्यूस इनइक्वालिटी कर दे, घुमा दिया। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड 14 15, ये दोनों करेक्ट है, याद रखिएगा सीक्वेंस। चलिए तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, एक है हमारे पास ए, उसके बाद डी, और उसके बाद ई। चलिए ए डी ई, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है ट्रैवल कॉस्ट मेथड्स, ठीक है, जस्ट वेट। क्या होता है कई बार ना गला सूख जाता है, चलिए गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ट्रैवल कॉस्ट मेथड। अब ट्रैवल कॉस्ट मेथड हम लोग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से यूज करते हैं, बट इट मींस जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं किसी जगह, जैसे शिमला है, शिमला में फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होता है, तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। तो एक ट्रैवल डिसाइड, या ट्रैवलर कह लो, या फिर ट्रैवल डिसाइड हो जाता है, लोग अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रहा है वहां पे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होगी।
या नैनीताल की इकोनॉमिक वैल्यू, या फिर जितने भी हिल स्टेशन है या फिर फेमस स्टेशन है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेवल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन करता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है स्टर्न रिव्यू। अब स्टर्न रिव्यू डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब ये एक रिव्यू है या फिर एक बुक कह लो या फिर रिव्यू कह लो, ये स्पेशली ये जितने भी आपके टर्म्स है ना, कहीं ना कहीं आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, जैसे ये ब्रटलैंड कमीशन है, ये तो इजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है 1987। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट है यूजर कॉस्ट। यूजर कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी इन्वायरमेंटल गुड्स यूज कर रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोग कोयले का उपयोग कर रहे हैं, तो वो यूजर कॉस्ट है। ठीक है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, सो दैट इज यूजर कॉस्ट, सो दैट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सेकेंड, ठीक, तो राइट आंसर इसमें है 4312, 4312, 4312 थर्ड। अब इसमें ना ज्यादातर चीजें सीखने वाली ये थी कि किस टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो रिक्रिएशनल साइट्स हमें जो ट्रेवल कॉस्ट मेथड है ये बताता है, जो नॉन मार्केट गुड्स है, ठीक है, जैसे कोई साइट से उसमें ट्रेवलिंग, स्पेशली उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हम लोग जान सकते हैं ट्रेवल कॉस्ट मेथड को यूज करके। फिर उसके बाद 2006 में आया था यही यूके ट्रेजरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये वही है, दैट इज स्टर्न रिव्यू। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछ लिया है, अब यहां तक तो थोड़ा थोड़ा डीप वही गया होगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ क्या पूछ लिया है, अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ यूएनएफसीसीसी, इसके अकॉर्डिंग बजट जो फाइनेंशियल अलोकेशन है बिटवीन एडेप्टेशंस एंड मिटिगेशंस, कितना कितना रेशो है मिटिगेशन एक्टिविटीज के लिए। सबसे पहले सुनो कि एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन देखो हिंदी में भी इसका पूरा है अनुकूलन। एडेप्टेशन का मतलब है कि जो भी डेवलपिंग नेशन है या फिर अंडर डेवलप्ड नेशन है उनकी हम लोग हेल्प करें, तो जितना भी 50% लोकेशन है वो एडेप्टेशन में डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो अपना इन्वायरमेंट कंडीशन सुधार सके। तो ये 50% उनकी तरफ जाना चाहिए, और 50% मिटिगेशन की तरफ। मिटिगेशन होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करना, CO2 एमिशन कम करना, 50% उसके लिए खर्च करना है। तो बजट एलोकेशन अडेप्टेशन के लिए 50 और मिटिगेशन के लिए 50, तो 50:50 ये ऑप्शन सही है। चलिए, वन इज अडेप्टेशन एंड वन इज मिटिगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, अब इसमें पूछा गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन ना जो सब ऑप्शंस होते हैं इसमें, ये वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन एंटायर सिस्टम। अब देखो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, जितना भी फुटप्रिंट मतलब ह्यूमन बींग्स जितना रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो पैरों के निशान आगे ना, फुटप्रिंट उसी को बोला है। ठीक है, हम लोग जितना भी एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक, जितना भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है, पर पर्सन, तो यही है हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब एक इंडिविजुअल कितना इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यूज कर रहा है, मतलब ये इस सेंस में, तो ये ह्यूमन डिमांड को ही बताता है एंटायर इकोसिस्टम में। सही है। नेक्स्ट, टॉप डाउन अप्रोच टू डेवलपमेंट फोकसेस स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप में मतलब है गवर्नमेंट, यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेशन रहेगा गवर्नमेंट का मेन पार्टिसिपेशन रहेगा इन्वायरमेंट को, ठीक है, ठीक करने में या फिर मैनेज करने में। और यहाँ पे है पब्लिक, या फिर जितने भी वहां के लोग हैं, पब्लिक ही लगा लो, पब्लिक का लीस्ट वर्क है, पब्लिक पैसिव रोल प्ले कर रही है, ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले कर रही है। ये है टॉप टू डाउन। तो इसमें लिखा हुआ है कि अप्रोच फोकसेस स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, तो ये गलत हो गया। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन तब आएगा जब ये बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस रहेगा पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे कम फोकस रहेगा गवर्नमेंट, तो वो हमारे पास है बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अज्यूम्ड टू बी अचीव्ड बाय 2016। गलत है, 2015 तक इसको अचीव करने के 8 गोल्स थे इसमें, 2015 तक अचीव करने के टारगेट थे, फिर 2016 से ही SDG आ गया, ठीक है, 2030 तक उसको कंप्लीट करने का टारगेट, तो ये गलत है। ठीक है, ये 17 गोल है SDG में, ये सही है। ए और डी, ए और डी, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए, तो टॉप डाउन अप्रोच एंड डाउन अप अप्रोच, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये स्ट्रेटजीज है, और एक स्ट्रेटजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किसी वेबसाइट में देखा था मैंने किसी का, तो उन्होंने ना इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि एक शॉर्टकट ट्रिक बन जाए। अब शॉर्टकट ट्रिक में कुछ जो गोल्स हैं वो आगे पीछे किए, आगे पीछे मतलब जैसे अफोर्डेबल है, क्लीन एनर्जी है, उनको थोड़ा सा जैसे क्वालिटी एजुकेशन है तो एजुकेशन फॉर ऑल लिखा हुआ है, ताकि उसका एक एब्रीवेशन फॉर्म बन जाए। एब्रीवेशन फॉर्म क्या है? पीस, पीस में ये आ गया, PECE, ये 5 गोल आ गए, ठीक है। पॉवर्टी एंड हंगर, ऑल गुड्स हेल्थ, ये वाला पीस। नेक्स्ट एंड, पीस एंड E&D, अफोर्डेबल एंड क्लीन, नो क्लाइमेट चेंज, डिसेंट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पीस एंड जे का मतलब है जस्टिस। फॉर का मतलब है ये फाइनेंस इंक्लूजन, ओपन इनोवेशन, रिसर्च। ऑल, ए का मतलब है एक्शन ऑन क्लाइमेट, लाइफ बिलो वाटर, और लाइफ ऑन लैंड। ये थोड़ा ट्रिक आपको काम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी जरूर। और GS का मतलब है लास्ट, गुड पार्टनरशिप, और सस्टेनेबल फॉर ऑल, दैट इज GS, ये हो गया। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, पीस एंड जे फॉर ऑल GS, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा एब्रीवेशन जो फॉर्म है ना, आगे पीछे मैनेज की गई है, बट जो सीक्वेंस है 17 वो सीक्वेंस सेम है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स के नेम है। जैसे नंबर 1, रैकल कार्सन, और रैकल कार्सन, अब ये बुक जुड़े हुए सीधा साइलेंट स्प्रिंग, आगे इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट आपका बोल्डिंग केनेथ बोल्डिंग, अब ये जो इनकी बुक है दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेस। तो ये हो गया हमारा 3rd, और ये हो गया हमारा 2। नेक्स्ट हार्डिन की तो आपको पता ही है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो कॉमन रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा एक्सप्लॉइट्स होते हैं। नेक्स्ट पर्था दास गुप्ता, तो यह इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से आगे कोई भी थ्योरी, ठीक है, डायरेक्ट बन सकती है। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमी ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से 3241, 3241, ठीक है, डी। चलिए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। एक तो नंबर 1 है आपका जो दैट इज साइलेंट स्प्रिंग 1962 में पब्लिश हुई थी, और उसके बाद केनेथ की जो थ्योरी 1966, और उसके बाद केनेथ, अब इसको स्पेसमैन इकोनॉमी देखो। एक तो है हमारी काउबॉय इकोनॉमी, काउबॉय इकोनॉमी पिछला जमाना जहां पे रिसोर्सेज बहुत सारे थे, ठीक, और एक है स्पेसमैन इकोनॉमी जहां पे रिसोर्सेज अब बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। अलग अलग नाम दिया है तो नाम भी कई बार पूछ लेता है। चलिए चलिए, अब यहाँ से 10 क्वेश्चन वो वाले हैं जो सबसे 10 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही इस बार ना 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, और दोनों ही मजेदार क्वेश्चन है। एक तो स्टेटमेंट ये दे दिया, इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाटा एनालिसिस करके ही मिलता आपको। तो इस बार दोनों ही क्वेश्चन बड़े प्रैक्टिकल पूछे। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP। अब GDP का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि रेवेन्यू डेफिसिट है क्या, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये देखो पहले कि रेवेन्यू डेफिसिट है क्या। रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट माइनस, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें फाइंड आउट करो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट हम देखेंगे तो मैंने रेड करके रखा हुआ है ताकि ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। और आपने शायद जब सॉल्व किया था तो फटाफट से अपने नोट रफ जो पेज होता है उसमें लिखा होगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट 250, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300, ठीक है, 300, तो ये हो गया -50। सो दैट मीन्स जो डेफिसिट रहा है वो 50 का रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये कह रहा है टोटल आपका फिजिकल डेफिसिट का ये कितना परसेंट है, 50, ठीक है, कितना परसेंट है। तो टोटल अगर आप GDP देखोगे ना, अब आपका टोटल फिजिकल डेफिसिट देखोगे, ठीक, एज परसेंटेज ऑफ GDP। सबसे पहले ये देखो कि GDP का साइज क्या है, अब वो भी दिया हुआ है, ये GDP एट करेंट प्राइजेस इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर RS 2000 करोड़, ठीक है। तो GDP का टोटल GDP दिया हुआ है 2000 करोड़, एक तो ये ध्यान रख लीजिए GDP। अब एक चीज ये देखिए कि
रिवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो रिवेन्यू डेफिसिट ये 50 है, 2000 का ये कितना परसेंट होता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे कैसे हम लोग 50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2000 ये कर लीजिए, ठीक है। तो यह हो गया हमारा 50, दैट इज 50,000, इसको रफ कर देते हैं, दैट इज 5000 हो गया, और 5000 डिवाइड बाई 2000, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हमारे पास रह गया 2.5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 2.5, ये हो गया डायरेक्ट। कितना परसेंट है जीडीपी का? 2.5, ठीक। तो एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ये सब इस टाइप से ही बने हैं आपके। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जीडीपी का साइज देख लीजिए कितना है, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। सब क्वेश्चन लगभग लगभग यहीं से पूछे गए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्विन डेफिसिट। अब ट्विन डेफिसिट होता क्या है ये देख लो। और ट्विन डेफिसिट होता है दो चीजों से बना हुआ, एक तो है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्लस फिजिकल डेफिसिट प्लस हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो चीजों से बनता है ट्विन डेफिसिट। कह रहा है टोटल जीडीपी का ट्विन डेफिसिट कितना है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल डेफिसिट कितना है। फिजिकल डेफिसिट डायरेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है? बोरोइंग के बराबर होता है, ये तो हमें पता ही है। तो आप चेक करो, अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं दिया होगा तो बोरोइंग दिया होगा। देखो बोरोइंग अदर लायबिलिटीज वर 100 करोड़, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया 100 करोड़ प्लस सीएडी हमारा हो गया दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। दिया है कहीं पे, चेक कर तो, करंट अकाउंट डेफिसिट ये दिया हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज 50 करोड़, ठीक, ये हो गया 50 करोड़, तो प्लस हो गया 50। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट प्लस सीएडी कितना हो गया? 150 करोड़। अब ये पूछ रहा है कि ये 152,000 का कितना करोड़ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे टोटल जीडीपी से, तो हमारे पास ये आया 7.5%, ठीक है, 7.5%। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, टोटल जीडीपी का साइज कितना है, बोरोइंग कितना है। बोरोइंग डायरेक्ट नहीं दिया तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि इस जो ये क्वेश्चन है ज्यादा टिपिकल नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट वाज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2011-12 के बजट में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, जितना भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से माइनस कर दो ग्रांट क्रिएशन फॉर असेट्स, ठीक है। अब टू स्टेट्स, बेसिकली स्टेट्स को जो हम लोग ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इसको टेक्निकल देख लेते हैं। ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स टू स्टेट्स, ठीक है। ये तो ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, दैट इज कैपिटल असेट, ठीक है, शॉर्ट में आप समझ लेना। नेक्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट, कितना है रिवेन्यू डेफिसिट? वही रिवेन्यू डेफिसिट 50 आया था, हाँ, रिवेन्यू डेफिसिट 50। नेक्स्ट है हमारा, इसमें से माइनस कर दो हम लोग ग्रांट क्रिएशन फॉर, ग्रांट क्रिएशन फॉर कहाँ गया वो, ग्रांट क्रिएशन, हाँ ये रहा, ठीक है, ये हो गया 20। तो इसमें से -20 कर देंगे, हाँ ये बचा हमारे पास 30। अब ये पूछ रहा है ये जो 30 है ये पूरा जीडीपी का कितना परसेंट है, ठीक है। फिर वही है, आप क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और टोटल जीडीपी से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये हो गया 1.5%, तो 1.5%, ठीक, तो 1.5%। और चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हाँ जी, फिजिकल डेफिसिट डायरेक्ट कहीं पे मेंशन नहीं है, बट फिजिकल डेफिसिट की जगह बोरोइंग है तो आपका काम बन जाएगा। देखो बोरोइंग मतलब लायबिलिटीज दिया हुआ है 100 करोड़। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो 100 करोड़ है ये टोटल जीडीपी का कितना है। टोटल जीडीपी कितने करोड़ है? 2000 करोड़ है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100 करोड़ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल जीडीपी 2000, तो ये कट हो गया, दैट इज 10/2 इज इक्वल टू 5%। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना था, आइडेंटिफाई आपको करना था, ठीक, मेन जो वैल्यूज है और फॉर्मूला यूज करने थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें 5। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये क्वेश्चन पीजीडी में बहुत बार आ चुका है।
कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा ऑलरेडी है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 करोड़, दैट इज 100 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट ये दिया हुआ है 90 करोड़, ठीक है, माइनस 90 करोड़ इज इक्वल टू 10 करोड़। अब ये पूछ रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। सब में सेम ही मेथड यूज हुआ लगभग। 10 को करो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, डिवाइड करो 2000, तो 10 2000 का कितना परसेंट है, ठीक है, 1/2, दैट मीन 0.5%, 0.5%, ठीक है, ये आंसर सही होना था। चलिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चन यहाँ से बोल हम लोग मान सकते हैं इजी थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायग्राम है, डेडवेट लॉस है, और मोनोपोली पावर से या मोनोपोली से जो नुकसान होता है ना कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, ठीक है, उसको दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, एक बार आराम से समझ लेते हैं इसको। डेडवेट लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोपोली पावर इज वन ऑफ द फॉलोइंग। डेडवेट लॉस किसमें बता रहा है, पहले ये वाला डायग्राम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इस साइड प्राइस कह लो, AR कह लो, या MR कह लो, या फिर MC कह लो। अब इसमें नंबर 1 पे हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं AR, और ये हो गया हमारे पास। अभी सिर्फ हम लोग एक केस समझते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का केस, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये हमारी सप्लाई कर्व है, जिसको हम MC कर्व भी बोल रहे हैं। अब ये वाला यहाँ पे एक चीज ये देखिएगा, ये प्राइस है आपका परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस, और ये है परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सिर्फ इतना देख लीजिए, ठीक, अब सिर्फ इतना देख लीजिए कि कंज्यूमर सरप्लस कहाँ है, प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कंज्यूमर का सरप्लस है, ठीक है, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस है, और ये जो है फास्ट पोर्शन ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है, ठीक है। आई होप अब सारी स्टोरी आपकी बन जाएगी। अब होती क्या है, एक मोनोपोली या मोनोपोलिस्टी की इंट्रोडक्शन होता है या फिर उसकी एंट्री होती है। तो जब भी मोनोपोली एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे देखो, जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू MC होता है, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू MC। लेकिन जब भी मोनोपोली रहेगा, जब भी मोनोपोली रहेगा तो प्राइस ज्यादा रहेगा MC से, क्योंकि मेन उसका रीजन ये है कि मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, तो हमेशा वो हायर प्राइस पे बेचेगा, ठीक है। तो जहां पे एक बार एवरेज रेवेन्यू कर्व और उसके बाद MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी प्लॉट करते हैं, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, तो नया प्राइस हायर प्राइस सेट होगा, ठीक है, PM। हायर प्राइस सेट होने से हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो, पहले ये पूरा सरप्लस था, किसका, प्रोड्यूसर का, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब हुआ ये कि ये वाला पोर्शन अब सिर्फ इतना रह गया, ये वाला पोर्शन चला गया, सेक्रीफाइस कर दिया मोनोपोली के आने के बाद। मोनोपोली के बाद क्योंकि आउटपुट कम हो गया, QM हो गया, और कंज्यूमर का भी ये लॉस है, ठीक है, ये कंज्यूमर का भी नुकसान हो गया। तो डेड वेट लॉस होता है कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर दोनों का नुकसान, ठीक है। तो ये देखो ट्राइंगल A और दैट इज B और C, ये है आपका डेड वेट लॉस। तो B प्लस C, ठीक है, B प्लस C ये हमारा डेड वेट लॉस, ठीक है। आगे सेम सीक्वेंस में और भी क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो ये भी डायग्राम वही है। अब इसमें ये डेड वेट लॉस आ गया, ये इससे नीचे प्रोड्यूसर का सरप्लस, और इससे ऊपर ये कंज्यूमर का सरप्लस ये है, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट है, मोनोपोली आउटपुट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एट कॉम्पिटिटिव। ये कह रहा है नंबर 1, मोनोपोली आउटपुट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मोनोपोली जो आउटपुट है यहाँ पे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कह रहा है, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है जो कॉम्पिटिटिव आउटपुट है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कह रहा है। देखो पीकू क्या कहता है, जब भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे या फिर कोई एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगा तो उस पर टैक्स इंपोज होगा। तो टैक्स इंपोज होने से ये जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये अपवर्ड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे पहले इतना प्रोडक्शन हो रहा था, अब प्रोडक्शन कम करेगा, तो ये इन्वायरमेंट एफिशिएंट पॉइंट है मोनोपोलिस्ट जो चार्ज कर रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन पे जो
प्राइस है वो एक, ठीक है, एफिशिएंट नहीं मान, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं मान सकते उसको। इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो है जो टैक्सेशन के बाद, ठीक है, जो इम्पोज हुआ है। देखिए इसको हम लोग थोड़े यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ इकोनॉमी पहले परफेक्ट कंपटीशन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सटर्नलिटी क्रिएट हुई नेगेटिव, तो टैक्स इंपोज हुआ, तो टैक्स इंपोज होने से सप्लाई रिड्यूस हो गया। अब सप्लाई रिड्यूस होने से यहाँ देखो, यहाँ इंटरसेक्ट किया डिमांड को, तो इसमें पोर्शन में ये ऊपर वाला पोर्शन तो कंज्यूमर का सरप्लस हो गया, अब नीचे वाला पोर्शन चला गया प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। ये जो बचा हमारे पास डेड वेट लॉस, तो एफिशिएंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, आपका मोनोपोली जो चार्ज कर रहा है प्राइस। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट द कंज्यूमर लॉस बिकॉज ऑफ मूविंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्राइस टू मोनोपोली प्राइस। अब पहले प्राइस ये था, अब प्राइस ये हो गया ओपीएम, तो कंज्यूमर का लॉस कितना है बोल रहा है। देखो कंज्यूमर तो अगर कॉम्पिटिटिव में था, ये सब प्रॉफिट कंज्यूमर का ही था, ऊपर ऊपर वाला सब प्रॉफिट सरप्लस ही था कंज्यूमर का, ठीक। अब नया प्राइस चेंज होने से ये देखो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है कंज्यूमर का सरप्लस है, ये वाला बस, ठीक। तो इतना लॉस हुआ ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी का उसको लॉस हुआ कंज्यूमर को। चलिए तो कंज्यूमर का लॉस आई होप समझ आ गया होगा। ये जो ये पोर्शन है पूरा कंज्यूमर का लॉस ही है, और सिर्फ बचा उसके पास क्या, कंज्यूमर सरप्लस, जो ऊपर वाला पोर्शन। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको यहां से अगर ये बिल्कुल जोड़ते तो यहाँ पे एक ये वाला ट्राइंगल पूरा बनता, ठीक, रेक्टेंगल बनता। रेक्टेंगल बनने से ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आना था। बिकॉज ऑफ हायर प्राइस पीसी टू पीएम, फाइंड आउट द प्रोड्यूसर गेन। प्रोड्यूसर गेन कहाँ कर रहा है वो पॉइंट बताना है, या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस बताना है। देखो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस बताता है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली के आने के बाद ये हट गया, ये तो डेड वेट लॉस चला गया दोनों का। सिर्फ ये जो बचा है बॉक्स, ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है, ठीक है। तो ये बचा है पूरे, उसमें से हमने क्या किया, इसमें से ये जो ट्राइंगल ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, अब इसमें इसको अब अज्यूम, देखो पूरा परफेक्ट नहीं बताया क्योंकि ए माइनस सी, अगर हम बी प्लस सी करें तो अप्रोप्रिएट नहीं है, बी प्लस सी ये है, तो इसमें तो प्रोड्यूसर लॉस कोई है ही नहीं, ठीक है। ये कंज्यूमर का लॉस है, ये प्रोड्यूसर का, दोनों का ही है। अब ए प्लस बी अगर करें तो ए प्लस बी ये वाला पोर्शन है, ठीक, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब यहाँ जो ऑप्शन है ए माइनस ए, हम लोग पूरा अज्यूम कर रहे हैं ए, अब इसमें से ये वाला पोर्शन ट्राइंगल सी हटा दो पोर्शन। देखो ये वाला जो ये वाला पोर्शन था पहले, ठीक, पहले वो क्या कर रहा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ज्यादा सरप्लस ले रहा था, लेकिन अब ये ट्राइंगल हटा दो, तो ए माइनस सी, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट माना है यूजीसी ने भी। हालांकि इस डायग्राम में कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, ठीक है, जितने पॉइंट्स आने थे प्रॉपर वो पॉइंट्स आए नहीं। चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ हायर प्राइस, जैसे प्राइस मोनोपोली होता है, हायर प्राइस होता है, प्रोड्यूसर गेन्स एट अ सेम टाइम लॉसेस। जैसे ही प्राइस हाई हुआ तो इसमें प्रोड्यूसर का गेन और प्रोड्यूसर का लॉस क्या है। अब देखो प्रोड्यूसर का गेन या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस तो इतना हो रहा है आफ्टर न्यू प्राइस, पहले ज्यादा था, तो पहले ये पॉइंट था, ठीक है। तो ये तो है ट्राइंगल सी पूरा लॉस, तो ट्राइंगल सी यहाँ और यहाँ ये पूरा लॉस है, ठीक, तो ये ऑप्शन तो हट गए। नेक्स्ट, अब गेन क्या है उसका, गेन ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट को कोई नाम दिया ही नहीं इस डायग्राम में, ठीक, तो हम लोग अप्रोप्रिएट जो आंसर है इसको मान सकते हैं। अब इसमें ए रेक्टेंगल ए है, बट हाँ ये नाम सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन है। अगर इसको कोई नाम दिया होता तो ये भी एक ये वाला पोर्शन और एक ये हो गया गेन प्रोड्यूसर का, और ये हो गया लॉस प्रोड्यूसर का, ठीक। तो अब इसको चाहे आप ये कह लो कि कुछ वैल्यू मिसिंग है या फिर कुछ कह लो कि इंटरप्रेट ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, ये देख लीजिए। बट हाँ गेन तो ये हुआ ये वाला पॉइंट, और लॉस है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। लॉस तो ट्राइंगल सी ठीक है, लेकिन गेन ए पॉइंट में अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, ये अगर हम पूरा भी माने ए पॉइंट को, तब भी ये वाला जो कंज्यूमर का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये इंक्लूड इसमें हो रहा है, ठीक। अब हालांकि ये बात समझिएगा, जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो सिर्फ ऊपर, इससे ऊपर वाला है, ठीक। तो आप अप्रोप्रिएट मान सकते हो कि ए एंड सी, ए गेन और सी लॉस अकॉर्डिंग टू डायग्राम। हालांकि जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो सिर्फ इतना ही है, कंज्यूमर दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, ये बॉक्स ये वाला, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये लॉस है इसका। चलिए तो लास्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा सा अटपटा सा आंसर है, बट हाँ अगर ये क्लियरली थोड़ा सा ठीक हो जाता
आई होप कि आंसर वैल्यू अगर प्लॉट ठीक ठाक हो जाती, ठीक है, ये ऑप्शंस भी आई होप कि और ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ आता कि जैसे ये एक डायग्राम आपको ये दिख रहा है, हर एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। ठीक, चलिए चलिए, तो टोटल ये वाले पॉइंट्स आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, लास्ट हमारा जो सेशन रहेगा लेक्चर 5, उम्मीद करेंगे कि इसमें तीनों पोर्शन कवर करने की, या फिर रैंडम या स्टेट या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कवर करने की। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। निश्चित सर आपका सेशन लेंगे, जो लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, ये बैच की, उसमें भी, बाकी यूट्यूब पे अपलोड हम लोग कर देंगे। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में किसी रैंडम वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।